So we'll start with the next part of the crop improvement or plant breeding program, that is tissue culture. So as in the traditional process और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक इतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना डिमांड है फूड एंड द क्रॉप का जितना डिमांड है विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो अगर ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक हम अप्लाई करेंगे वो इतना कारगर नहीं होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता है, दैट डू नॉट कीप पेस विद द डिमांड। सो अनदर टेक्निक वाज डेवलप्ड दैट वाज नोन एज टिश्यू कल्चर। So traditional breeding techniques fail to keep pace. Traditional breeding technique failed to keep pace. Pace मतलब speed, इतना स्पीड में वो काम नहीं करता है। फेल टू कीप पेस विथ डिमांड एंड टू प्रोवाइड विथ डिमांड एंड टू प्रोवाइड sufficiently fast and efficient systems, sufficiently fast and efficient, sufficiently fast and efficient systems for crop improvement. For crop improvement. So traditional breeding technique जो चलती आ रही है दैट फेल टू कीप पेस, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है। सो जितना डिमांड है कि सफिशिएंटली फूड का जितना डिमांड है वो इतना रेट में काम नहीं कर पाता है एंड कैनॉट ऑल्सो प्रोवाइड, फेल टू प्रोवाइड एफिशिएंट फास्ट एंड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जितना सफिशिएंट होना चाहिए और जितना एफिशिएंट वे में होना चाहिए उसको ये डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है। सो अनदर टेक्नोलॉजी डेवलप दैट वाज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। सो अनदर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट यू मीन बाय द टिश्यू कल्चर। जो प्लांट टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर यहाँ पर हम प्लांट्स की टिश्यू की कल्चर की बात कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू कल्चर भी हो सकता है, कोई भी टिश्यू प्लांट हो या एनिमल हो, टिश्यू को कल्चर किया जा सकता है। सो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स इन ए आर्टिफिशियल मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम। कोई भी न्यूट्रिएंट मीडियम हम ले सकते हैं जिसमें कि एनर्जी सोर्स हो एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो एंड ऑल्सो फाइटो हार्मोन्स हो या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो। तो अगर टिश्यू हम कोई भी कंटेनर में आर्टिफिशियल मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम में हम डालेंगे तो वो टिश्यू डिवाइड करेगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। सो यू कैन नोट इट डाउन। Plant tissue culture is the technique of maintaining
Plant tissue culture is the technique of maintaining and growing plant cells, tissues or organs. Plant cells, tissues and organs on artificial medium in a suitable container. उस आर्टिफिशियल मीडियम को हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम. This can be called as culture medium. Artificial medium is known as nutrient medium or culture medium in suitable containers under controlled environmental conditions. In suitable containers under controlled environmental conditions. तो इसका मतलब है उस कल्चर मीडियम को प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, जितना टेम्परेचर में वो ग्रो करेगा उस टेम्परेचर मेंटेन करवाएंगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, वाटर मीडियम एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी ठीक होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड एज द under controlled environmental conditions. The plant part which is taken out of the plant and utilized in the culture, that is called explant. जिस पार्ट को भी प्लांट का कोई भी पार्ट को, यानी लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट if taken out and grow in the culture medium, that is called explant. Any part of the plant taken out, any living part of the plant taken out, any living part of the plant that is taken out and grown in a test tube under sterile conditions. Any living part of the plant taken out and used in culture, used in tissue culture, called as explant. कोई भी प्लांट पार्ट को हम प्लांट से लेते हैं, लिविंग पार्ट को, और उसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में अप्लाई करते हैं. उसी टिश्यू को, वो प्लांट टिश्यू को हम कल्चर प्रोसेस में डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लांट. एंड उसके लिए ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टेराइल कंडीशंस आर एसेंशियल. सो ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस. सो एक्सप्लांट को ग्रो किया जाता है. सो ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब, आइदर टेस्ट ट्यूब में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर कोई पेट्री डिश या ग्लास कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं. वो सेल डिवीजन होगा और ग्रो होगा. तो ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब, लेकिन स्टेराइल कंडीशन जरूर है, अंडर स्टेराइल कंडीशंस. अंडर स्टेराइल कंडीशंस, अंडर स्टेराइल कंडीशंस in special nutrient media or medium, in special nutrient media. और टिश्यू कल्चर प्रोसेस में होल प्लांट भी रीजनरेट किया जा सकता है.
एंड होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स। ये भी साइंटिस्ट ने लर्न किए 1950 में। साइंटिस्ट को पता चला 1950 में दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम ए प्लांट टिश्यू और फ्रॉम एक्सप्लांट। तो होल प्लांट could be regenerated from explant. So whole plants could be regenerated from explant. So इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। एनी सेल या एक्सप्लांट से अगर होल प्लांट को हम रीजनरेट करेंगे तो होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट और एनी सेल, एनी लिविंग सेल्स। तो ये जो पोटेंशियलिटी है कि होल प्लांट रीजनरेट हो सकता है एंड दैट इज नोन एज टोटिपोटेंसी। दिस कैपेसिटी to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. So totipotency first of all described or discovered by Haberland, German botanist Haberland first of all described the process of totipotency कि एक सेल अगर हम प्लांट से लेंगे उस एक सेल सिंगल सेल से the whole plant can be regenerated. Okay, so whole plant, this capacity to generate this capacity to generate a whole plant from any cell. This capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency or called as cellular totipotency. This is first discovered by Haberland. Okay, so there must be in the nutrient medium must provide the carbon source. जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम या आर्टिफिशियल मीडियम,
So it can be called in different ways. It can be called न्यूट्रिएंट मीडियम, कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम, ये सब जो मीडियम है, सो इट प्रोवाइड्स, दिस मीडियम प्रोवाइड्स, क्योंकि टिश्यू कल्चर करने के लिए ये मीडियम में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होना चाहिए. सो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो हम टिश्यू को डालते हैं और उसको कल्चर करते हैं, तो दैट मीडियम शुड प्रोवाइड द एनर्जी सोर्स. So it provides a carbon source. Number one, a carbon source, and the carbon source is here sucrose. It provides a carbon source, sucrose. Then number two, inorganic salts. Number two is inorganic salts. Number three, vitamins. Number four, amino acids. Number four, amino acids. And number five, growth regulators or phytohormones like auxin and cytokinin. Growth regulators, that is auxin and cytokinin. Okay. So what are the inorganic salts used here? That is both micro and macro elements. यहाँ पर हम दोनों यूज कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स. और विटामिन्स क्या प्रोवाइड करेंगे? सो व्हाट आर द विटामिन शुड बी कंसिडर्ड? निकोटोनिक एसिड, थायमिन, thiamine. So different kinds of vitamins can be used. Pyridoxine, myo-inositol, myo-inositol, so these are the vitamins that can be used in the nutrient medium. So carbon source होना चाहिए, inorganic salts and the vitamins. So different kinds of substances should be there in the nutrient medium. So amino acids जो usually यहाँ पर इस्तेमाल होता है, that is arginine amino acid also be used in the nutrient medium. And growth regulators जो है वो ऑक्सिन्स में क्या है? ऑक्सिन्स में एक्चुअली क्या हम यूज़ करेंगे? ऑक्सिन्स में 2,4-D यूज़ करेंगे. 2,4-D, that is plant growth regulators or phytohormones. So 2,4-D क्या है? So 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. और जो साइटोकाइनिन से यूज़ करेंगे that is BAP,
benzyl aminopurine, that is BAP can be used here. So different growth regulators can be used. And यहाँ पर हम गिबरेलिन्स भी यूज कर सकते हैं. We can add of here गिबरेलिन्स. So different kinds of growth regulators can be used in this process. तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए दूसरे सब्सटेंस भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइक द casein, hydrostate, coconut milk, malt extract. So other compounds can be added for the specific purpose. It is the extra point. So other compounds could be added for specific purpose. और जो अदर कंपाउंड्स है वो सब क्या है? अदर कंपाउंड्स, व्हाट आर द अदर कंपाउंड? कैसेइन हाइड्रोस्टेट, कोकोनट मिल्क, कैसेइन हाइड्रोस्टेट, कोकोनट मिल्क, malt extract, so these are the other compounds. Yeast extract, also we can add tomato juice, so these compounds are very specific and these are not always added, but for some specific purpose these substances could be added in the nutrient medium. An optimum pH is maintained, that is 5.7 in the nutrient medium. So optimum pH 5.7 maintained in nutrient medium. Or in tissue culture. So the nutrient medium should be acidic in nature. So that is the optimum value. A gelling agent agar is added to liquid medium for its solidification. Agar has no nutrient value. It is nutritionally not important, but to solidify or making solidification of the artificial medium or nutrient medium, agar is added. So agar is a gelling agent, a polysaccharide obtained from a red algae, that is Gelidium. So already you have studied the red algae Gelidium gracilaria, they produce agar. So agar a gelling agent is a polysaccharide.
is added to the liquid medium for its solidification. So these are the different substances, that is, or these are different types of chemicals that should be present in the culture medium in order to perform tissue culture program. So there must be a carbon source that provides energy, and other types of inorganic salts, vitamins, amino acids, and certainly plant growth regulators has the important role here. That is just like the auxin, cytokinins, and gibberellins. So these are the basic compounds added. Agar is added only for solidification, because all you know that agar do not have any nutrient value. So next we'll go to what is micropropagation. So micropropagation mainly depends upon the tissue culture. So for rapid vegetative propagation of the different commercial plants or ornamental plants, tissue culture technique is applied, and that process is known as micropropagation. So methods of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. Okay. So basically micropropagation depends upon tissue culture. Without tissue culture, micropropagation is not possible. Okay. So micropropagation is nothing but the tissue culture technique, but the name has been given micropropagation because here vegetative propagation takes place from a tissue. So यहाँ पर टिश्यू यूज होती है. सो वेरी स्मॉल कंटेंट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जनरेट किया जा सकता है. तो दैट्स वाई द माइक्रो वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर. So this is called as micropropagation. So micropropagation is nothing but tissue culture. So it's the tissue culture technique used for rapid vegetative multiplication of ornamental plants, fruit plants. Okay. It is the tissue culture technique used for rapid vegetative multiplication. Used for rapid vegetative multiplication. So because of the minute size of the propagule in the culture, the propagation technique is known as micropropagation. So vegetative propagation के लिए प्लांट का जो पार्ट को यूज किया जाता है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स. और यहाँ पर इस प्रोसेस में जो यूज ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर मेनी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स. So in the natural vegetative reproduction or natural vegetative propagation in plants, the various kinds of propagules are naturally present. Those may be the buds, maybe the
tuber of the underground stem, corm, bulb, runner, stolon, offset, sucker. So different kinds of propagules are present, and those propagules propagate or vegetatively propagate to produce many new generations. So this is a kind of asexual reproduction in plants, where this asexual reproduction is called as vegetative propagation. लेकिन यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम प्लांट से छोटा सा टिश्यू लेते हैं, वेरी माइक्रो plant part is used here. So the propagule is very micro, that's why the name has been given micro propagation. So इसमें जो सब plants production होते हैं, so several plants are produced in the micro propagation, and each of these plants will be genetically identical to the original plant. Each of the plant. So micropropagation produces several thousand of plants. Each of these plants will be genetically, just write down the point, will be genetically identical to the original plant. Genetically identical to the original plant from which they were grown. From which they were grown. So they are called as soma clone. Called as soma clone, because this is somatic cells are used here. The plant tissue which is taken out from the plant and used in tissue culture. So the somatic cell is used. So if the somatic cell is used, then it is called as soma clones. Because you know that in the asexual reproduction and also in the vegetative propagation in the plants, the clones are produced, because all the plants that are produced from a original plant or parent plant, so those are genetically identical to the original plant from which they were grown, and such type of plants are known as soma clones. And also known as soma clonal propagation. So the micropropagation is also known as soma clonal propagation.
So the micropropagation or somaclonal propagation used for production of many plants, used for production of many plants like tomato, apple, banana, grapes, potato, then citrus, oil, palm, etc. Just note it down. And so these plants are produced on commercial scale. So another method in the plant breeding is the tissue culture. Or specifically known as meristem culture, where the meristem part of the plant is used, just like the apical meristem and axillary meristem. It means intercalary meristem. Both apical meristem and intercalary meristem can be used for this purpose. So that is known as the meristem culture. So where a healthy plant is obtained from the diseased plant. So what do you mean by the meristem culture? So it is a part of the tissue culture technique. So if the meristem part of the plant is taken for the culture, then it is known as meristem culture. So culturing of apical and axillary shoot meristems. Culturing of apical and axillary shoot
meristems, culturing of apical and axillary shoot meristems is called meristem culture. सो मेरिस्टेम कल्चर में क्या फ़ायदा है? जनरली क्या होता है, एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम्स आर जनरली फ्री फ्रॉम वायरस. एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम्स आर जनरली फ्री फ्रॉम वायरस. Because in the meristematic tissue or the meristematic cell, the oxygen content is high and they are having high metabolic rate or high metabolism. So the viruses are not able to grow in the meristems. So उसमें क्या किया जाएगा मेरिस्टेम कल्चर में? It involves the development of an already existing shoot meristem and regeneration of adventitious roots from the developed shoots. It usually does not involve the regeneration of a new shoot meristem. So already एक existing shoot meristem है प्लांट में, इसमें से डायरेक्टली न्यू शूट मेरिस्टेम डेवलप नहीं हो सकता. उसी मेरिस्टेम में जो एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी प्लांट में, उसी मेरिस्टेम से रूट्स को, एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप किया जाएगा. सो ये जो एक्सप्लांट्स यहाँ से निकाला जाएगा उसमें ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन मीडियम में ग्रो किया जाएगा. So it is used in production of virus-free plants, germplasm conservations, production of transgenic plants, and rapid clonal multiplication. Okay. So it is used, meristem culture is used to form or to develop or to recovery of healthy plants from diseased plants. Healthy plants from diseased plants, used to recover or develop healthy plants from diseased plants. Because although the plant body is affected with the virus, but the meristem is not affected. Although the plant is infected with a virus, so plant का सभी parts, all organs or plants are infected with virus, but the meristem part is not affected by the virus. The meristem is free of the virus. But the meristem is free of virus.
So that meristem is used in culture medium to obtain a healthy plant or disease free plant. So meristem culture is very important. As to recover the healthy plants from the diseased plants. So one can remove this meristem part. It is NCERT statement. One can remove जो मेरिस्टेम पार्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है. One can remove the meristem and grow it in vitro. ग्रो इन विट्रो. इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल मीडियम, और ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स. So growth in artificial medium is also known as in vitro growth. So grow it in vitro to obtain virus free plants. Virus free plants. So by this procedure, many plants are obtained like the banana, sugarcane, potato. So meristem culture is performed in many plants. Meristem culture is performed in many plants like banana, sugarcane, potato, etc. Okay. So next we'll go to the protoplast culture and somatic hybridization. Protoplast culture and somatic hybridization.
is the last part of the tissue culture, that is known as protoplast culture and somatic hybridization. Okay, when a hybrid plant is produced by fusion of somatic cells of two varieties or species, then it is known as somatic hybrid. When a hybrid is produced by the fusion of somatic cells तो यहाँ पर जो फ्यूजन किया जाता है सोमाटिक सेल का, दो सोमाटिक सेल को फ्यूजन किया जाता है, वो सोमाटिक सेल कहाँ से लाते हैं? आइदर टू वेराइटी से लाते हैं या फिर स्पेसीज से लाते हैं. सो फ्यूजन ऑफ सोमाटिक सेल्स ऑफ टू वेराइटीज और स्पेसीज ऑफ टू वेराइटीज और स्पेसीज. सो एक जेनस का दो स्पेसीज होना चाहिए या फिर एक स्पेसीज का दो वेराइटी होना चाहिए. उसके बॉडी से, वो प्लांट बॉडी से, दो वेराइटी का प्लांट हो या दो स्पेसीज प्लांट हो, उस प्लांट सेल से एक लिविंग सेल को लिया जाता है और वो लिविंग सेल का सेल वाल को पहले डिजॉल्व कर दिया जाता है. उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट रहता है, सेल वाल के बिना सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. वो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन किया जाता है, तभी जाके बनता है हाइब्रिड. एक हाइब्रिड बनता है और जो हाइब्रिड बना वो सोमाटिक सेल की फ्यूजन से बना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज सोमाटिक हाइब्रिड्स. जो हाइब्रिड बनते हैं उसको बोलते हैं सोमाटिक हाइब्रिड. कॉल्ड एज सोमाटिक हाइब्रिड. And the process is called somatic hybridization. जिस प्रोसेस में सोमाटिक हाइब्रिड ऑब्टेन होता है, that process is called somatic hybridization. तो फर्स्ट क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स आर आइसोलेटेड. एट फर्स्ट सिंगल सेल्स, जो कोई प्लांट्स को हम लेंगे उसमें से एक एक सेल लेना पड़ेगा. सिंगल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर आइसोलेटेड, उसको प्लांट से अलग किया जाएगा या प्लांट से निकाला जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा. ओके, देन सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स आर रिमूव्ड बाय डाइजेशन.
cell wall of plant cells are removed by digestion, by using certain enzyme. Cell wall of plant cells are removed by digestion by pectinase and cellulase enzyme. Removed by digestion by pectinase and cellulase enzyme. So these enzymes, cellulase and pectinase, they digest the cell wall. Cellulase digests the cellulose part of the cell wall. Pectinase digests the pectate. Calcium and magnesium pectate are present in the middle lamella part of cell wall. So pectinase digests the pectate part, and cellulase digests the cellulose part of the cell wall. अभी cell wall remove हो गया, and the plant cells without cell wall are called protoplasts. So अभी plant cells without cell wall are called प्रोटोप्लास्ट. अभी हमने प्लांट सेल का सेल वॉल रिमूव कर दिए और ये बन गया प्रोटोप्लास्ट. सो नेकेड प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं. द सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड ऑल्सो नेकेड. सो दैट मीन्स सराउंडेड बाई ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी सेल वॉल इसमें नहीं है. ओके. तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, each having a desirable characters. अभी हम जो प्रोटोप्लास्ट जो निकालेंगे उसको जो आइसोलेट करेंगे प्रोटोप्लास्ट, तो टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए. सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स isolated protoplasts from two different varieties of plants. From two different varieties of plants. So दो प्लांट से लेना पड़ेगा, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोटोप्लास्ट शुड कंटेन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स. सो ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स. उसी सेल को, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाएगा टू ऑब्टेन द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. सो जो दो प्लांट से लिए, ईच प्लांट का, ईच वन शुड हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स. इसको भी हम फ्यूज करेंगे. कैसे फ्यूज करेंगे? बाय अप्लाइंग सर्टेन केमिकल्स. ओके. सो
are made to fuse. ये जो आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट हम लाए 2 डिफरेंट प्लांट से, 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट से, और हर वन में, ईच वन में और हर किसी में डिजायरेबल कैरेक्टर होता है, उसको अभी हम फ्यूज करेंगे. मेड टू फ्यूज बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स, by applying chemicals. That is polyethylene glycol. Commonly known as PEG. Polyethylene glycol, known as PEG. Okay. The fusion of protoplasts involves the fusion of their cytoplasm and nuclei. 2 फ्यूज हो जाएगा. जो दोनों प्रोटोप्लास्ट हम लिए ना, 2 सेल प्रोटोप्लास्ट, इसमें सेल वाल नहीं है, दोनों जब फ्यूज करेंगे उसका साइटोप्लाज्म भी फ्यूज होगा, न्यूक्लियस भी फ्यूज होगा, न्यूक्लियस भी फ्यूज होगा. ओके. द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट involves the fusion of protoplast involves the fusion of their cytoplasm and nuclei. Fusion of their cytoplasm and nuclei. ओके. उसके बाद क्या किया जाएगा? The fused protoplasts are allowed to grow on culture medium. The fused protoplasts are allowed to grow on culture medium. Fused protoplasts are allowed to grow on culture medium. Okay, and develop their own walls. Soon they develop their own walls and called as somatic hybrid cells. And the hybrid cells give rise to callus, and callus later differentiate into new plant called somatic hybrids. Okay.
soon they develop their own walls. जो सेल्स जो डेवलप हुए ना, तो प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज हो गया कल्चर मीडियम में, जब हम डालेंगे पीजी अप्लाई करेंगे तो दो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया, तो फ्यूज जो प्रोटोप्लास्ट एक सेल बन गया, तो वो सेल का फिर सेल वॉल डेवलप हो जाएगा. Soon they develop their cell walls. Soon they develop their cell walls called as somatic hybrid cells. जब सेल वॉल डेवलप हो जाएगा, वो जो फ्यूज प्रोटोप्लास्ट का सेल वॉल डेवलप हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कॉल्ड एज. अभी प्लांट नहीं बना है, इसमें से फिर प्लांट बनेगा, अभी तो सेल फ्यूजन हुआ है, तो वो फ्यूज सेल को बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स. ऐसे बहुत सारे दो सेल बहुत सारे लिए होंगे, बहुत सारे फ्यूज किए होंगे, तो बहुत सारे सेल जो हाइब्रिड सेल्स बनेंगे, इसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स. अब ये जो हाइब्रिड सेल्स है, these cells give rise to callus, that is undifferentiated mass of cells. एक सेल से अभी क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनेगा, वही कल्चर मीडियम में. सो गिव राइज टू callus. उसके बाद callus differentiates into new plant. Callus differentiates into new plants. And ये जो प्लांट बना, जो न्यू प्लांट बना, that is called somatic hybrid. सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट मिला के हमने सोमैटिक हाइब्रिड बनाए. सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन टू प्लांट्स. ओके, सो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, सोमैटिक हाइब्रिड्स आर ऑब्टेन्ड. सोमैटिक हाइब्रिड्स have been obtained by protoplast fusion. Somatic hybrid is obtained by fusion of protoplast of tomato and potato. So mark here, tomato and potato are two different genus of same family, that is Solanaceae. So tomato का genus है Lycopsychum and potato का genus है Solanum. So हमने ऑलरेडी सोमैटिक हाइब्रिडेशन में ऑलरेडी हमने बोल दिए है कि वेराइटी का दो सेल भी फ्यूज कर सकते हैं, स्पेसीज का भी हम फ्यूज कर सकते हैं, इवन जेनस का भी फ्यूज कर सकते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जेनस का दो जेनस का प्रोटोप्लास्ट हम फ्यूज करते हैं. सो सोमैटिक हाइब्रिड वहाँ से भी ऑब्टेन होता है. ओके, ऑब्टेन बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ टमाटो एंड पोटैटो बिलोंग टू टू डिफरेंट जेनरा. यहाँ पर लिख देंगे हम
belong to two different genera. Belong to two different genera. ओके और ये जो सोमैटिक हाइब्रिड बना, न्यू हाइब्रिड प्लांट्स बना दैट कंबाइन टमाटो एंड पोटैटो कैरेक्टर्स, सो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो. जो यहाँ पर जो सोमैटिक हाइब्रिड्स बना, सो रिजल्टिंग ए नया प्लांट बन गया इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट दैट इज पोमैटो. सो पोमैटो में पोटैटो का भी कैरेक्टर आया, टमाटो का भी कैरेक्टर आया, क्योंकि पोटैटो और टमाटो दोनों का प्लस फ्यूज हुआ था. इसलिए जो नया वेराइटी बना सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, जो नया सोमैटिक हाइब्रिड बना दैट इज कॉल्ड एज पोमैटो, व्हिच हैज द कंबाइनिंग कैरेक्टर ऑफ बोथ पोटैटो एंड टमाटो. ओके सो अगर हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सोमैटिक हाइब्रिडेशन को, so the diagrammatic representation of the somatic hybridization. सपोज एक प्लांट सेल है, ओके, और इसके चारों तरफ सेल वॉल है. सो दीज आर द सेल वॉल. इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा और इसमें न्यूक्लियस होता है एंड वैक्यूल भी है एंड साइटोप्लाज्म. अभी हम इस सेल को अप्लाई करेंगे, इस सेल के ऊपर एंजाइम अप्लाई करेंगे. ये प्लांट सेल है, तो दिस इज ए प्लांट सेल. एक ऐसे दो प्लांट का दो सेल हम लेंगे, क्योंकि दो प्लांट का दो सेल को हम फ्यूज करवाएंगे ना, इसलिए दो प्लांट से या दो स्पेसीज से हो, दो जेनस से हो, दो वेराइटीज से हो, किसी दो पेरेंट्स से हम दो सेल उसमें आइसोलेट करेंगे, वहाँ से आइसोलेट करेंगे. तो ये इसका सेल वॉल हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस, दिस इज वैक्यूल, दैट इज सैप वैक्यूल इन द प्लांट. सो ये प्लांट सेल में हम अभी सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम अप्लाई करेंगे. इसमें हम अप्लाई करेंगे
सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। तो इसका सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा। इसमें सेल वॉल नहीं रहा, ये न्यूक्लियस रहा, वैक्यूल रहा और साइटोप्लाज्म रहा। तो ये प्लांट सेल अभी बिना सेल वॉल का बन गया। इसका नाम क्या हुआ? प्रोटोप्लास्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सो सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल इसमें नहीं है। इसी टाइप का हम दो सेल लेंगे, दो प्लांट से दो सेल इस टाइप का लेंगे, दो प्लांट से, ठीक है। सपोज पेरेंट, दो पेरेंट प्लांट से, पेरेंट ए प्रोटोप्लास्ट, पेरेंट बी प्रोटोप्लास्ट। सपोज हियर दो सेल ले लिए, ये है पेरेंट ए का प्रोटोप्लास्ट, इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल हम नहीं दिखाए हैं, वैक्यूल अल्टीमेटली होता है। और दूसरा सेल हम ले लिए, another cell is also taken, that is parent B प्रोटोप्लास्ट। अभी हम दोनों सेल को फ्यूजन करवाएंगे बाय अप्लाइंग PEG, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल। केमिकल अप्लाई करेंगे तो दोनों सेल फ्यूज हो जाएगा। सो यहाँ पर सेल फ्यूजन हो रहा है। दिस इज सेल फ्यूजन। इसमें सेल फ्यूजन हुआ, सेल फ्यूजन, ओके। तो पहले दोनों का फर्स्ट साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। सो एक सेल बन गया, लेकिन दो न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म विल टेक प्लेस, ओके। सो सेल फ्यूजन हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म पहले फ्यूजन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। सो ये अभी हाइब्रिड न्यूक्लियस हो गया। एंड दिस सेल which is formed by the fusion of cytoplasm as well as nucleus, now this cell is known as somatic hybrid cell। अभी उसी सेल को आज टोल्ड यू अर्लियर, उसी सेल को अभी हम कल्चर मीडियम में डालेंगे तो वो फिर कैलस फॉर्मेशन, उसमें सेल वॉल आएगा, कैलस फॉर्मेशन होगा, वो फिर ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक न्यू प्लांट बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। ये सोमैटिक हाइब्रिड सेल है, लेकिन वो बन जाएगा सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लास्ट कल्चर, क्योंकि अभी हम प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करेंगे ना। ये तो सोमैटिक हाइब्रिड सेल मतलब तो ये प्रोटोप्लास्ट है ना, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। Now the plant breeding chapter is completed. In the next we'll go to ecology or environmental biology.